कल्पना कीजिए एक ऐसे द्वीप की जहां सिर्फ घने जंगल, दुर्लभ जानवर और ऐसे आदिवासी बसते हैं जो सदियों से पूरी दुनिया से कटकर अकेले जी रहे हैं। लेकिन अब इसी शांत जगह पर लगने जा रहा है भारत का सबसे बड़ा दांव। करीब 72,000 करोड़ का निवेश, 166 वर्ग किलोमीटर जमीन और पूरे 30 साल की एक विशाल योजना। जी हाँ, यही है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। जहाँ एक तरफ कुछ लोग इसे भारत का सुनहरा भविष्य मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे अब तक की सबसे बड़ी पर्यावरणीय भूल बता रहे हैं। पर आखिर सच क्या है, आज के इस वीडियो में हम इसी गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। कहानी को सही से समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ की ज्योग्राफी समझनी होगी। ग्रेट निकोबार द्वीप असल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी छोर है, जो इंडोनेशिया से मुश्किल से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। और सबसे अहम बात यह उस मलक्का स्टेट से मात्र 40 नॉटिकल मील की दूरी पर है, जहाँ से दुनिया का लगभग 25 से 30% समुद्री व्यापार गुजरता है। जरा सोचिए, दुनिया भर का 1/4 व्यापार इसी रास्ते से होता है और भारत का यह द्वीप उसके ठीक बगल में सीना ताने खड़ा है। असल में इस पूरी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। अब जरा असली समस्या को समझिए। आज की तारीख में भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों पर डीप वाटर बर्थ नहीं है, जिसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज सीधे भारत नहीं आ सकते हैं। मजबूरन उन्हें पहले कोलंबो, फिर सिंगापुर या पोर्ट क्लैंग जाना पड़ता है, जहां से सारा कार्गो छोटे छोटे जहाज़ों में बंटकर भारत पहुंचता है। इस लंबे चक्कर की वजह से भारत न सिर्फ भारी पैसा और समय गंवाता है, बल्कि कहीं न कहीं अपनी संप्रभुता से भी समझौता करता है। तो क्या यह हालात बदल सकते हैं? बिल्कुल, और यहीं पर एंट्री होती है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। सबसे पहले समझते हैं कि यह प्रोजेक्ट है क्या। साल 2021 में जब कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी, तब नीति आयोग ने इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की थी, जिसे अब ANIIDCO लागू करने जा रही है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रेट निकोबार को सिर्फ एक द्वीप से बदलकर एक पूरा शहर बनाना है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के 4 बड़े हिस्से हैं। पहला है गलेथिया बे में एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। चूँकि यहाँ समुद्र की गहराई प्राकृतिक रूप से 20 मीटर से ज़्यादा है, इसलिए यह पोर्ट हर साल 14.2 मिलियन TEU यानी लाखों कंटेनरों को संभालने की क्षमता रखेगा। सच कहूँ तो यह महज एक पोर्ट नहीं, बल्कि भारत की नई समुद्री ताकत का केंद्र बनेगा। इसका दूसरा अहम हिस्सा एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसमें 3300 मीटर का रनवे होगा, जहां वाइड बॉडी विमान आसानी से उतर सके। शुरुआत में यहां सालाना 10 लाख यात्रियों के आने की उम्मीद है, जो भविष्य में बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। फुकेट, लंगवानी और सेनांग जैसे मशहूर जगहों के बेहद करीब होने के कारण यह पर्यटन के लिए एक नया और विशाल दरवाजा। तीसरे हिस्से में यहाँ 450 मेगावाट का एक हाइब्रिड पावर प्लांट लगाया जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ सिर्फ डीजल जनरेटर चलते हैं, इसलिए यहाँ प्लांट गैस और सोलर दोनों का इस्तेमाल करके बिजली बनाया जाएगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता आएगी। और आखिर में चौथा हिस्सा आता है 16,610 हेक्टेयर में फैली एक शानदार टाउनशिप, जिसमें घर, ऑफिस, स्कूल और अस्पताल जैसी हर सुविधा होगी। आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसा पूरा शहर बसाया जाएगा जो आज वहाँ मौजूद ही नहीं है। यह काम 3 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण 2025 से 2035 तक, जिसमें 72 किलोमीटर वर्ग को कवर किया जाएगा। दूसरे चरण जो 2036 से 41 तक 45 वर्ग किलोमीटर के एरिया को कवर किया जाएगा। और तीसरे चरण जो 2042 से 47 तक चलेगा, उसमें करीब 48 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर किया। सिंगापुर और हांगकांग की तर्ज पर तैयार की गई यह 30 साल लंबी और 166 वर्ग किलोमीटर में फैली योजना असल में भारत का अपना एक मॉडर्न वर्जन है। ये सब बातें सुनने में जितनी अच्छी लगती है, हकीकत उतनी ही डरावनी और दर्दनाक है। क्योंकि ग्रेट निकोबार कोई वीरान या खाली जमीन नहीं, बल्कि इसका 85% से ज़्यादा हिस्सा बेहद घने वनों से ढका हुआ है। यहाँ 200 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियाँ और विशाल लेदरबैक कछुए पाए जाते हैं, जो उस गलेथिया बे को अपना घर मानते हैं, जहाँ यह विशाल पोर्ट बनने वाला है। आपको बता दें कि गलेथिया बे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक रामसर वेटलैंड साइट है, जहां कोरल रीफ्स, मछलियों की सैकड़ों प्रजातियां और सुनामी से बचाने वाले अहम मैंग्रोव जंगल मौजूद हैं। अब सोचिए, जब वहां इतना बड़ा बंदरगाह बनेगा, ड्रेजिंग होगी, भारी निर्माण कार्य चलेगा और लाखों टन कंक्रीट डाला जाएगा, तो क्या होगा? इन्वायरमेंटलिस्ट की माने तो इससे होने वाला नुकसान ऐसा होगा जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा सवाल आता है यहाँ रहने वाले आदिवासी समूह की। इस द्वीप पर 2 मुख्य जनजातियां बसती है। पहला है सैम्पियन, जिनकी आबादी करीब 237 है, जो घने जंगलों के अंदर रहकर शिकार और वन उपज पर निर्भर है। दूसरे है निकोबारी समुदाय के करीब 194 लोग, जो तटों पर रहकर मछली पकड़ते हैं। PBTG की श्रेणी में आते हैं, इसलिए हमारा संविधान इन्हें विशेष सुरक्षा का अधिकार देता है। ऐसे में आलोचकों का सीधा आरोप है कि प्रोजेक्ट में फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को दरकिनार किया गया है।
और सैम्पन जनजाति से कोई स्वतंत्र और पूर्व सहमति नहीं ली गई है। इसलिए यह मुद्दा सिर्फ कुछ पेड़ों के कटने का नहीं, बल्कि यह सीधे तौर पर इंसानी अधिकारों से जुड़ा सवाल है। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी जान लेते हैं कि आखिर सरकार का इस पर कहना क्या है। सरकार का तर्क है कि उन्होंने हर एक बात पर बहुत बारीकी से विचार किया। EIA नोटिफिकेशन 2006 के तहत बाकायदा एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की गई है, जिसमें स्क्रीनिंग, सार्वजनिक परामर्श और विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन जैसे सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। इसी के आधार पर वायु प्रदूषण, जल प्रबंधन, ध्वनि नियंत्रण और समुद्री पारिस्थितिकी को लेकर कुछ 42 बेहद सख्त पर्यावरणीय शर्तें लगाई गई है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका रिव्यू किसने किया, तो बता दें कि इसमें JSI, WII, IISc और SECON जैसी देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाएं शामिल रही हैं। इन सभी ने भी कहा है कि उचित उपायों और सुरक्षा के साथ इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब आते हैं पेड़ों वाले सवाल पर। यह सच है कि इस प्रोजेक्ट के दायरे में लगभग 18.65 लाख पेड़ आते हैं, लेकिन सरकार के अनुसार इसमें से अधिकतम 7.11 लाख पेड़ ही चरणबद्ध तरीके से काटे जाएंगे, जो कि अंडमान निकोबार के कुल वन क्षेत्र का सिर्फ 1.82% हिस्सा है। सरकार का ये भी कहना है कि 65.99 वर्ग किलोमीटर इलाके को ग्रीन जोन रखा जाएगा, जहां एक भी पेड़ नहीं कटेंगे, और जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए हरियाणा में 97.30 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन किया जाएगा। वैसे ये जमीन लेवल पर कितना हो पाएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत अंडमान में पहले ही 24 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं। ये ग्राउंड लेवल पर कितना सच है इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। अगर आप में से कोई वहाँ विजिट करते हैं तो कमेंट में पुष्टि जरूर करिएगा। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। वहीं आदिवासियों के मुद्दे पर सरकार ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होगा। सारे काम सैम्पन पॉलिसी 2015 और जरावा पॉलिसी 2004 के सख्त दिशा निर्देशों के अनुरूप किए जा रहे हैं। निर्माण और संचालन के दौरान नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी समिति भी बनाई गई। अब देखा जाए तो इन सब दावों के बीच एक ऐसा खतरा भी है जिसे खुद सरकार भी मानती है। वह खतरा है कि यह पूरा द्वीप एक अत्यधिक भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है। साल 2004 की वह भयानक सुनामी तो आपको याद ही, उसका केंद्र बिंदु इसी जगह के काफी करीब था और यहाँ चक्रवातों का आना भी आम बात है। इन्हीं खतरों को देखते हुए प्रोजेक्ट में एक बहुत ही विस्तृत डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया, ताकि सुनामी, भूकंप, चक्रवात या किसी भी औद्योगिक दुर्घटना की स्थिति से निपटा जा सके। यहाँ तक कि आपातकाल में भी बिजली की सप्लाई न रुके, इसके लिए हाइब्रिड पावर सिस्टम का इंतजाम है। लेकिन आलोचकों का सवाल अपनी जगह बिल्कुल जायज है। जब किनारों से मैंग्रोव के जंगल हट ही जाएंगे तो आने वाली सुनामी की लहरों से इस नए शहर को बचाएगा कौन? सच कहूँ तो यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई ठोस जवाब अभी तक हवा में ही। तो इस पूरी कहानी को जानने के बाद अब शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिर सही कौन है। सच तो यह है कि दोनों ही पक्षों की बातों में दम है। एक तरफ जहां भारत की रणनीतिक जरूरत, समुद्री आज़ादी और आर्थिक आत्मनिर्भरता खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ एक बेहद अनमोल पारिस्थितिकी तंत्र, हजारों प्रजातियां और सैकड़ों आदिवासियों का भविष्य खड़ा है। और इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है यह विशाल प्रोजेक्ट। हाँ, यह बात सच है कि EIA प्रक्रिया पूरी हुई है, तक शर्तें लगी है, निगरानी समितियां बनी है और पेड़ों की भरपाई की योजनाएं भी हैं। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि जब कोई लेदर बैग कछुआ अंडे देने के लिए अपने नेस्टिंग ग्राउंड पर वापस लौटेगा और उसे वहाँ रेत की जगह सिर्फ कंक्रीट मिलेगा, तब कोई भी सरकारी पॉलिसी उस कछुओं को वापस नहीं ला पाएगी। असल में यही सबसे बड़ा तनाव है और यही वो बुनियादी सवाल है जो हमारे सामने खड़ा है। क्या विकास और पर्यावरण एक साथ चल सकते? सरकार पूरे भरोसे के साथ कहती, जबकि आलोचकों का मानना है कि नहीं। और यह ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इसी बात को साबित करने की एक कोशिश। याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार की असली परीक्षा वहां खड़ी होने वाली इमारतों में नहीं होगी, बल्कि उसकी परीक्षा होगी वहां के जंगलों में, उसके समुद्रों में और उन 237 सैंपल लोगों की जिंदगियों में। भारत एक बहुत बड़ा दाव लगा रहा है। अब देखना यह है कि यह दाव जीत का नया रास्ता खोलता है या फिर हम कुछ ऐसा खो देते हैं कि भरपाई कभी नहीं हो सकती। यह था ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का पूरा सच। एक द्वीप, दो बिल्कुल अलग नजरिए और एक अनिश्चित भविष्य। आपको क्या लगता है, क्या यह सही कदम है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइए और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी और ऐसे ही जरूरी मुद्दे के साथ। जय हिंद।